ये क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो कांजी हाउस एक जगह थी जहाँ पर पशुओं को बंद करके कैद करके रखा जाता था। तो उनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी, मतलब हाजिरी का मतलब है उनकी गिनती क्यों की जाती थी। तो देखिए इसका उत्तर है कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। क्या थी कांजी हाउस? एक प्रकार से ना पशुओं की जेल थी। तो निम्नलिखित कारण थे जिनकी वजह से कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। तो देखिए पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता करने के लिए क्यों ली जाती थी, ताकि जितने पशु हैं उनकी जो संख्या है बिल्कुल कितने नंबर है उनका उसको गिनती की जा सके। पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए कि कौन सा पशु ठीक है, कोई बीमार तो नहीं है, इस तरीके की उनकी सेहत की जानकारी के लिए भी उनकी गिनती की जाती थी। और आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए, और जो आवारा पशु थे जो उत्पात मचाते थे, लोगों को परेशान करते थे, उनको अलग रखने के लिए कांजी हाउस में जो है उनकी गिनती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी बच्ची बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आए। मतलब छोटी बच्ची को बैलों के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम क्यों आ गया, इसके ये कारण है निम्नलिखित कारण। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे हैं और अपने घर से दूर हैं। छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ हीरा मोती पर भी अत्याचार हो रहा था। तो छोटी बच्ची को प्यार क्यों आ गया था बैलों पर, क्योंकि छोटी बच्ची की जो है ना माँ की डेथ हो चुकी थी, उसकी मदर की, और उसको बिछड़ने का मतलब अपनी माँ से अपने अपनों से दूर जाने का दर्द उसे पता था। और वो सोचती थी कि जैसे वो अभागी है, मतलब वो है ना अनलकी है, जैसे उसकी माँ चली गई है, उसकी माँ गुजर गई है, इसी तरीके से जो ये बाकी जानवर हैं इनको भी जैसे हीरा मोती अपने घर से दूर हैं और उनका दुख दर्द वो समझती थी। और छोटी बच्ची की जो सौतेली माँ थी वो उसको काफ़ी परेशान करती थी, और यहाँ हीरा मोती को भी बाकी सब परेशान कर रहे थे, मतलब तो हीरा मोती पर भी अत्याचार हो रहा था, इसलिए उसको उन पर प्यार उमड़ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। बैलों के माध्यम से, बैलों की हेल्प से नीति मतलब मोरालिटी की बात हमें किस तरीके से समझ में आती है इस चैप्टर में। तो इसका आंसर है देखिए इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। जैसे कि एकता में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। वह कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, चलिए। तो एकता में क्या है, काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है। सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हम लोगों को क्या क्या पता लगता है कि एकता, अगर हम लोग साथ मिलकर चलेंगे तो उसमें बहुत ताकत होती है। और जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। तो भाई आपको अपने फ्रेंड्स का साथ देना चाहिए, ठीक है, तभी वो आपका साथ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं समाज में सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। तो मतलब जो समाज के सुखी संपन्न लोग हैं, मतलब अमीर लोग हैं, उनको भी आज़ादी की लड़ाई में मतलब इंडिपेंडेंस में अपना भाग देना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। आज़ादी जो है, ये जो इंडिपेंडेंस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके लिए ना एक इंसान को हर मूल्य, हर जो भी कीमत चुकानी पड़े वो चुकानी चाहिए। तो यही हमारे इसके पॉइंट्स थे कि कहानी के माध्यम से नीति विषयक मूल्य जो भर कर आए हैं वो है कि एकता में शक्ति है। हमें अपने साथ जो सच्चे मित्र मुसीबत में काम आते हैं, और हर व्यक्ति को चाहे वो संपन्न हो या जो भी है आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना चाहिए। और आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत बड़ी चीज़ होती है आज़ादी, और इसको हासिल करने के लिए हमें सारे कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो कहानी में जो प्रेमचंद हैं वो कहते हैं कि गधे की जो स्वभावगत जिस तरीके से उसका बिहेवियर होता है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसको देख करके लोग उसे मूर्ख कह देते हैं, मगर प्रेमचंद ने उसको मूर्ख न कहकर क्या कहा है इस कहानी में, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर है गधे को उसके स्वभाव के कारण मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सरलता और सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए प्रयुक्त नहीं है। कहानी में उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। तो
वो बताते हैं कि गधा मूर्ख नहीं होता है, गधा बहुत ही ज़्यादा सहनशील होता है, बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव का, बहुत ही ज़्यादा सीधा होता है। तो लोग कहते हैं कि गधा मतलब बेवकूफ़। तो मगर प्रेमचंद जी जो है ना, वो इस कहानी में बोलते हैं कि गधा स्वभाव से सरल होता है, सीधा होता है और सहनशील होता है, इसलिए लोग उसको कह देते हैं कि वो तो बेवकूफ़ है, गधा है। मगर फिर वो ये कहते हैं कि सद्गुणों का, इतने अच्छे गुण होते हैं गधे में और उसका कितना ज़्यादा अनादर किया जाता है, कितनी ज़्यादा बेइज्जती की जाती है उसके इतने अच्छे गुणों की। तो वो ये कहते हैं कि संसार में उन्होंने इतने अच्छे गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा है, इतने अच्छे गुणों के बावजूद भी उसको मूर्ख बोला जाता है, ये प्रेमचंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो हीरा और मोती में बहुत अच्छी दोस्ती थी, ये हमें किन घटनाओं से, किन किन इंसिडेंट से पता लगता है। तो देखिए इसका आंसर है, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता लगता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। तो एक नहीं, बहुत सारी हमें इंसिडेंट्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे मिलते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। तो दोनों बैल जो है, जब गाड़ी में उनको बांध दिया जाता था तो वो गर्दन को हिला हिला करके चलते थे और हर समय वो ये सोचते थे कि हाय मेरे दोस्त पे जो है ना वो ज़्यादा भारी वजन ना पड़े, मेरे पे पड़ जाए। तो कितने अच्छे दोस्त हैं देखिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या, संध्या का मतलब होता है शाम, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो वही है कि मतलब जब पूरी दोपहर के काम करने के बाद शाम को उनको जब खोल दिया जाता था तो एक दूसरे को चाट चाट कर थकान मिटा लेते थे। और अगर एक नांद होता है ना, देखिए नांद वो जगह होती है जहाँ पे इनका पानी होता है, खाना होता है ना। नांद में अगर एक मुंह डालता था तो दूसरा भी डालता था, एक हटाता था तो दूसरा भी हटा लेता था। तीसरा पॉइंट है, मटर खाते समय मोती के कपड़े नहीं पकड़े। मटर जब मोती खा रहा था तो वो पकड़ा गया, पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बना दिए गए। तो मतलब वो ना मोती पकड़ा गया था तो हीरा भी उसके साथ ही रहा, उसको छोड़ के नहीं वो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बन गए। मतलब यही पॉइंट है, सेम दो बार लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो औरत जात पर मतलब औरत पर सींग चलाना मना है, ये बात तुम भूल जाते हो। ये इस बात के माध्यम से आपको जो प्रेमचंद हैं वो औरतों के बारे में क्या सोचते हैं वो आप बताना है हमें इसमें। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, हीरा के इस कथन से पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति की ओर संकेत किया गया है। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पुरुष वर्ग स्त्री को कमज़ोर समझने की भूल करता है, उसे यातनाएं देता है। प्रेमचंद स्त्रियों के साथ होने वाले अनैतिक आचरण के सख्त विरोधी हैं। अतः सभ्य गुणों के प्रति हीरा मोती के माध्यम से लेखक ने पुरुष प्रधान समाज को स्मरण कराया है कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, एक सभ्य समाज एवं नैतिक मानवीय मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये कहते हैं, हीरा मोती के माध्यम से प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, मतलब जिस समाज में पुरुषों की, आदमियों की इतनी ज़्यादा चलती है और स्त्रियों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार, मतलब दुर्व्यवहार का मतलब है बुरा व्यवहार किया जाता है। पुरुष वर्ग को, स्त्री वर्ग को ना, स्त्रियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। एक सभ्य जो समाज है, एक अच्छा समाज जो है, उसमें स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। एक नैतिक समाज, एक सभ्य समाज की यही मतलब एक तरह से सिंबल है कि वो स्त्रियों का सम्मान करे। हीरा मोती के माध्यम से वो स्त्रियों के सम्मान को बढ़ावा देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान जीवन वाले समाज पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो देखिए किसान जो जीवन होता है किसान का, उसमें पुरुष जो इंसान का और जानवर का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। तो उसके बारे में किस तरीके से इस कहानी में बताया है, हमें वो बताना है। तो देखिए उत्तर है, पशु आदिकाल से ही मनुष्य के साथ ही रहे हैं, मतलब बहुत पुराने समय से जो जानवर हैं वो इंसान के साथ रहे हैं। किसान के लिए पशु वरदान के समान है। किसान हल चलाते, बोझ ढोते, पानी खींचते तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। सूरी
झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता है। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। तो इसमें यही है कि किस तरीके से एक इंसान का और एक जानवर का, जो पशु इंसान ने पाला हुआ होता है, उसको वो किस तरीके से प्यार करता है। जैसे कि जो झूरी है वो भी हीरा और मोती को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था और अपनी आंखों से उसको हीरा मोती को दूर नहीं जाने देता था। और वही दिखाया गया है कि एक घर के सदस्य बन जाते हैं जब पशु एक घर में रहते हैं। तो किस तरीके से एक पशु से वो इंसान प्यार करने लगता है जो उस पशु को पाल रहा होता है। तो ये इसमें स्टोरी में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से आलोक में उनकी विशेषताएं बताइए। तो मोती का जो कथन है 9-10 प्राणियों की जान बच के आशीर्वाद देंगे, इसका क्या मतलब है ये बताना है। तो इसका आंसर है, देखिए, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दिखती हैं हमें, वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। उग्र था, गुस्सैल था, मगर काफ़ी ज़्यादा वो दयालु था। मोती एक सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। मतलब एक बहुत ही अच्छा सच्चा मित्र है वो, और मुसीबत आने के बाद भी वो अपना जो उसका जो मित्र है हीरा, उसका वो साथ नहीं छोड़ता है। मोती परोपकारी है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। मोती अत्याचार का विरोध करता है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। तो हमें मोती की विशेषताएं बतानी है कि मोती का स्वभाव जो है ना, वो बहुत ही दयालु है, बहुत अच्छा है वो, और एक सच्चा मित्र है, मुसीबत में दोस्त का साथ देता है, परोपकारी है, कांजी हाउस में बंद जानवरों की वो जान बचाता है, और साहसी है वो, और अत्याचार का विरोध करता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। आशय स्पष्ट कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब जीवों में हम जो मनुष्य है ना, इंसान सोचता है कि हम सबसे ऊपर हैं, मगर जानवरों में हमसे बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं। इसके बारे में प्रेमचंद क्या कहते हैं वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है, देखिए, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे के प्रति स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि इंसान स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभाव को समझ सके। तो ये कहते हैं कि इंसान सोचता है कि हम सबसे ऊपर हैं। हम लोग बोल करके एक दूसरे के मन की भावना को, हम लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। मगर एक जानवर जो है हीरा मोती जैसे, वो एक दूसरे की मन की भावना को बिना बात किए, बिना बोले ही समझ लेते हैं। तो इंसान ऊपर कैसे हुआ? इंसान तो दूसरे इंसान की मन की बात भी नहीं समझ पाता है ना। तो इसमें यही बताया गया है कि मनुष्य खुद को ऊंचा समझता है, पर उसका शायद एक भ्रम ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय की जो भूख है वो शांत हो गई। तो इसका मतलब है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने उन्हें एक रोटी ला दी। यद्यपि इससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। तो मतलब जो गया के घर में बंधे हुए थे वो, मगर वो अच्छे से व्यवहार नहीं करता था हीरा मोती के साथ, उनको खाना वाना भी नहीं देता था। मगर एक छोटी बच्ची ने उनको एक रोटी ला करके दे दी। एक रोटी से तो उनका क्या होता, मगर उसका प्यार जो है ना उस बच्ची का, वो हीरा मोती को बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करे। तो हीरा मोती ने जो शोषण है, मतलब उनके साथ जो गलत हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और दुख भी सहे। प्रताड़ना होता है दुख, अपमान, ये सहे। उनकी इस पर क्या मतलब क्या उनका रिएक्शन था और क्या विचार थे, मतलब आप क्या सोचते हैं कि उनका क्या रिएक्शन था जो उनके साथ गलत हो रहा था, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए इसका आंसर है, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का कोई लाभ नहीं होता। शोषित का जीवन
यातनामय होता है, वह हर समय मृतक के समान जीवन व्यतीत करता है। तो मतलब हीरा मोती ने शोषण के खिलाफ, उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई। एक बार तो उनको झूरी के साले के खिलाफ मतलब बोला तो डंडे उनको खाने पड़े और सूखी रोटियां मिली, और फिर कांची हाउस में उन्होंने विद्रोह किया, शोषित उनके साथ गलत हो रहा था उसका उन्होंने विद्रोह किया, तो फिर भी मैंने उनको परेशानी हुई। मगर जो शोषण का जीवन, एक खराब जीवन, एक मतलब हर समय परेशान रहने से अच्छा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि अगर हम इस तरीके से जिएंगे, हमेशा कोई हमें परेशान करता रहे, उसके खिलाफ हम आवाज़ ना उठाएं, तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो एक मरे हुए इंसान के बराबर है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ उस आज़ादी की लड़ाई के तरफ भी ये संकेत करती है? तो देखिए इसका आंसर है, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। ये अपने देश झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में, यानी कि जो उसका कांजी हाउस और उसके साले के घर मतलब और कहीं रहना उन्हें पसंद नहीं है। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा का डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारियों की लड़ाई की याद दिला रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब ये जो स्टोरी है ना, वो हमारे देश के जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, हमारे देश के रिवॉल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको मतलब हीरा और मोती की सहायता से दिखाया गया है कि हीरा मोती अपने देश में मतलब झूरी के घर में कितने अच्छे से रहते हैं, और फिर जब उनको वहाँ से निकलना पड़ता है, कांजी हाउस जेल में रहना पड़ता है, कितनी प्रताड़ना उनको सहनी पड़ती है, मगर आज़ाद रहने के लिए, आज़ादी के लिए वो हर कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। हाँ, तो हमारे देश की जो आज़ादी की लड़ाई है उसकी तरफ इसमें संकेत है। तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के हो गए हैं, और मतलब क्वेश्चन आंसर की हेल्प से ना चैप्टर बहुत अच्छे से मतलब पूरे बढ़िया तरीके से समराइज हो जाता है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।